क्या हाल है दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फिर से आईपी की इस सीरीज़ के अंदर, जो कि हमने स्पेशली स्टार्ट किया उन बच्चों के लिए जो डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स नेवी सीडीएस की, या आप करंटली 11th-12th के अंदर हैं। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, हमने ग्रेविटेशनल जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया था। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी यार, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं, या आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो बता दूं, अब से जो अपन थोड़ा सा जो है स्पीड अप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया, थोड़ा सा फास्ट एंड अप टू पॉइंट करवाया जाए। तो मैं आपके लिए उसी तरह से ही अब ये वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें हम अप टू पॉइंट ही बात करेंगे। जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मैं बोल दूंगा कि ये चीज़ नहीं पढ़नी है, और जो जो मेन है आप उसको नोट कर लेना। और अब से ये जो पीडीएफ है ये भी आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। तो पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फिजिक्स बाय आईपी सर सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक गिवन है, आप उसको देख सकते हैं। एंड सबसे खास बात रहने वाली है, ये जो टॉपिक्स है ये वन शॉट रहेंगे, कि हम कोशिश करेंगे कि सिंगल वीडियो के अंदर कंप्लीट टॉपिक को खत्म कर दें। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इलास्टिसिटी। मैं आपको बताना चाहूँ, इलास्टिसिटी जो टर्म है ये सॉलिड्स की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। तो इस चैप्टर में हम कहीं ना कहीं सॉलिड्स की इस प्रॉपर्टी को ही डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर साल इससे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन ये भी नहीं कि हम इसको इग्नोर कर दें और क्या पता वो क्वेश्चन बन भी जाए। तो इसलिए करेंगे सभी को। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन की। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आपको पता होगा मैटर की टोटल 5 स्टेट होती है, जिनमें ये सबसे ज़्यादा हम जो अपने आसपास देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा 2 और रहती है। जो 4th स्टेट है आपको पता होगा प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। और 5th स्टेट जो है वो क्या है, जल्दी से कमेंट में बता देना मुझे। चलिए अपन 3 को ही डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। सबसे पहले सॉलिड्स की बात करें प्रॉपर्टीज वाइज, शेप वाइज बात करें तो आपको पता होगा सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है जो चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा रहेगा। जैसे मैं इस मोबाइल फोन की बात करूँ, इसका शेप एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। वही लिक्विड्स के शेप की बात करें, वो डेफिनेट नहीं होता, जिस कंटेनर में डालोगे उसी का शेप ले लेगा। और गैसेस का भी शेप डेफिनेट नहीं होता, आपको पता है वो एक्सपेंड लगातार होती रहती है। बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम सॉलिड्स का डेफिनेट होता है, एक फिक्स वॉल्यूम है। अगर आपको बोल दूं कि भैया ये जो ब्लॉक है इसका जो वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब है, तो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लिक्विड्स का भी जो वॉल्यूम है डेफिनेट होता है। अगर आप 1 लीटर पानी है उसको बॉटल में डाल दो या किसी और कंटेनर में डाल दो, वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन गैसेस का वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता, बिकॉज अगेन एक्सपेंशन की वजह से वो फैल जाता है। अगर आप 1 लीटर के कंटेनर में रखोगे तो इसका 1 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा, और अगर आप एक 10 लीटर के कंटेनर के अंदर गैस को रखते हो तो वो फैल के 10 लीटर हो जाएगी। डेंसिटी वाइज बात करें तो सॉलिड्स हैव मैक्सिमम डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं, पार्टिकल काफ़ी नज़दीक होते हैं। और अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम है लेकिन गैसेस से ज़्यादा है। और डेंसिटी के मामले में सबसे आखिर में जो नंबर आता है वो हमारे गैसेस का आता है। बात करें कंप्रेसिबिलिटी, कुछ ऐसे समझे किसको दबाया जा सकता है। सॉलिड्स यार अभी देखा डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, हार्ड होते हैं, जर्नली हार्ड होते हैं, ठीक है, तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकी कंप्रेसिबिलिटी की बात करें के फैक्टर से अगर मैं लिखता हूँ तो काफ़ी कम है। और हम बात करें लिक्विड्स की, तो इनके पास कुछ कंप्रेसिबिलिटी होती है। हालांकि जो है सॉलिड तो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते, ये उससे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल की बात करें वो गैसेज है। आपको पता होगा गैसेज को ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो अगर आपको पता हो गैसेज पे प्रेशर लगा के कंप्रेस करे तो वो स्टेट चेंज कर लेता है। गैसेज लिक्विड में बदल सकती है, लिक्विड सॉलिड में बदल सकता है। बात करें क्रिस्टलाइनिटी की, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। लिक्विड्स आपका नॉन क्रिस्टल नेचर का होता है। एंड गैसेज में आपको पता हो क्रिस्टलाइनिटी नहीं होगी, क्योंकि ये सॉलिड एंड लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है, जनरली सॉलिड की होती है। बात करें इंटर एटॉमिक एंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी सॉलिड है, मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड का पीस है, उसके अंदर या तो एटम्स काफ़ी सारे होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उन एटम्स या उन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा जी फिक्स रहता है, क्योंकि सॉलिड है, अपने शेप को मेंटेन किए हुए है। लेकिन आपको बता दूं लिक्विड्स के अंदर ये कांस्टेंट नहीं होता, दैट्स वाई दे कैन फ्लो। आपको पता होगा लिक्विड्स और गैसेज की कैटेगरी को हम फ्लूइड्स में रखते हैं, बिकॉज दे कैन फ्लो। फ्लो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो काफ़ी वीक होता है, वो डिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है। चलिए अगली प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं। सॉलिड्स के केस में बात करता हूं मैं तुम्हें। सॉलिड्स के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में काफी ज्यादा बाइंड होते हैं, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, क्योंकि पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा। इसलिए सॉलिड्स के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। वही लिक्विड्स में उल्टा केस है, लिक्विड्स कैन फ्लो, यानी पार्टिकल्स मोशन भी करेंगे, एक दूसरे से दूर भी जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में ज्यादा होती है। एंड गैसेज में आपको मैं बताना चाहूंगा पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, ना के बराबर है। पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, वो इधर उधर भाग रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। आपको पता होगा यार, एक जगह गैस सिलेंडर लीक कर रहा है, इतनी दूर भी उसकी जो फ्रेगनेंस है वो पहुंच जाती है, फ्रेगनेंस बोल दो या फिर आप उसको बदबू बोल दो, वो बहुत दूर तक पहुंच जाती है, बिकॉज पार्टिकल्स मूव करते हैं, उनके पास काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज द रीजन।
इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें यार, अभी डिस्टेंस के बेसिस पे ही तो है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इट मीन फोर्स सबसे ज़्यादा लगा है इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स को बांध के रखा हुआ है। और लिक्विड्स की बात करें तो भैया सॉलिड से तो कम ही फोर्स है। सबसे कम की बात करें तो यार गैस में ना के बराबर है ये इंटरमोलिकुलर। और अगर हम आइडियल गैस की बात कर देते हैं तो यार वहाँ पर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स को जीरो मान के चलते हैं। फ्रीडम मोशन, मोशन तो फ्री कर सकते हैं यार, आपको पता होगा। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो वाइब्रेट करते हैं वो अपनी मेन पोजीशन पे, लेकिन वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। यानी अगर मैं आपको बोलता हूँ ये कोई क्रिस्टल है, इसके अंदर सॉलिड के ये एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो यार ये मूव थोड़ी करेंगे, आपको पता है। वो वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे, उसके अलावा कोई मोशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड्स की तो यार इनके पास कुछ मोशन अवेलेबल होता है, ये वाइब्रेशन के अलावा थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। और गैसेस के मॉलिक्यूल तो माशाल्लाह फ्री हैं, इधर उधर कहीं मर्जी जा सकते हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? मैटर जैसे रिमेन इन सॉलिड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, या टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट है, तब तक वो सॉलिड रहेगा। ज़्यादा टेम्परेचर करते वो लिक्विड में बदल जाएगा, है ना, और ज़्यादा कर दो तो यार वो गैस में बदल जाएगा। लिक्विड आर फाउंड एट द टेम्परेचर मोर देन द सॉलिड, सॉलिड जब तक है उससे ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो लिक्विड में मिलेगा। और गैसेस आपको पता है लिक्विड्स का टेम्परेचर और बढ़ा दो तो गैसेस स्टेट में मिल जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस, आपको बता दूँ ये किस चीज़ के डिफरेंस थे, ये सॉलिड लिक्विड गैसेस के। अब यार हमें तो पढ़ना है इलास्टिक प्रॉपर्टी। सर ये इलास्टिक प्रॉपर्टी का फंडा क्या है, इससे जुड़ी कुछ टर्म सीखते हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी किसको कहा जाता है? तो आपको कहा यार आपने किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया, आपने किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया और उसका शेप चेंज हो गया, और जैसे ही फोर्स को हटाते हो वो अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर ले। जैसा आप एक रबड़ के केस में देखते हो, हालांकि रबड़ से ज़्यादा स्टील, ऐसे बहुत जो मेटल्स होती है जनरली सॉलिड्स के पास इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन समझने के लिए दिमाग में कुछ ऐसे समझे, यार मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया और इसको फोर्स को लगाने से इसका शेप चेंज हो गया, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेट अस सपोज इसकी लेंथ बढ़ गई। और जैसे ही हमने फोर्स को हटाया ये वापस चला गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर ली। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी कहा जाता है। अपनी ओरिजिनल शेप को, अपनी ओरिजिनल जो उसकी स्टेट थी, कॉन्फ़िगरेशन थी, उसको रीगेन करना। कब? जब आप उस पर लगने वाला फोर्स हटा दो। यार आपने जो फोर्स लगाया इसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ये नॉर्मल पड़ा हुआ है और आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को दबा दिया। तो यार आपने जो फोर्स लगाया इसके शेप को चेंज करने के लिए, इसको तो नाम दिया डिफॉर्मिंग फोर्स। चलिए ठीक है, आपके फोर्स की वजह से बेचारा कंप्रेस हो गया, लेकिन जैसे ही तुम अपना ये अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे, ये स्प्रिंग वापस जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस अटेन करना चाहेगा। कब? जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया। इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। और अगर किसी के पास ये प्रॉपर्टी ना हो, उसको क्या नाम दोगे? उसको प्लास्टिसिटी कहा जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसकी वजह से इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर रहा, ना ही साइज को। कब? जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया। इसको प्लास्टिसिटी या फिर इन इलास्टिक नेचर कहा जाता है। ओके, अगला पॉइंट, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। देखिए नाम से पता लग रहा है यार इलास्टिक बॉडी है, वो भी परफेक्ट। तो ऐसा समझो यार कोई ऐसी बॉडी जिस पे जैसे ही हमने फोर्स हटाया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को इमीडिएटली उसी टाइम पे और पूरा तरह से गेन कर ले। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं। यानी जिसके पास इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा हो यार उसी को परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, उसी टाइम पे एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। यार ये तो बहुत अच्छा इलास्टिक नेचर शो कर रहा है, इसी को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहा जाता है। बट 100% कोई नहीं होता, फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ मटेरियल्स को बनाने की। तो मैं आपको बता दूं, क्वार्ट्ज फाइबर है या फॉस्फोर ब्रोंज जो है, एक्चुअल में ये क्या है, देखो दे भी रखा है कि अलोय है कॉपर का, जिसमें 4% से 10% टिन हो सकता है, 0 से 0.5% से लेके 1% फॉस्फोरस हो सकता है। ये फॉस्फोर ब्रोंज का कंपोजिशन बता रखा है। ये नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के हम ट्रीट कर सकते हैं। बहुत जगह इलास्टिसिटी की जब बात आए तो सबसे अच्छी इलास्टिसिटी जो है इन्हीं के पास है, क्वार्ट्ज फाइबर के पास या फिर फॉस्फोर ब्रोंज के पास। ये दो वर्ड याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले पॉइंट पे बढ़े, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, बिल्कुल उसका उल्टा। इलास्टिक बॉडी जो थी वो रीगेन कर लेती है। अगर आपसे बोला जाए यार ये एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक की खास बात क्या होती है, देखो मान लीजिए एक बॉडी है, आपने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से इसका शेप ऐसा हो गया। अब आपने जो फोर्स है उसको बेटा जी हटा दिया, फोर्स हटाने के बाद भी वो एज इट इज़ है, या उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन नहीं की। क्यों नहीं की यार? इलास्टिसिटी शायद है ही नहीं इसके पास। तो भैया इस तरह की बॉडी को परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोल देंगे। द बॉडी डज नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल भी यार अपनी पोजीशन रीगेन नहीं कर पाई, उसको हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोल देंगे। क्या सच में कोई परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी है? तो बोलेंगे नहीं, कोई भी नहीं है। लेकिन कुछ मटेरियल, पैराफिन, वैक्स,
या वेट क्ले, गीली मिट्टी जो होती है, इसको हम लगभग परफेक्टली प्लास्टिक की कैटेगरी में रख देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मैं फिर बता दूं, कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है। अब यार ये इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी आती किस वजह से, और क्या ये सॉलिड्स में होती है, क्या ये लिक्विड में होती है, गैसेस में? भाई सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स में। कारण क्या, देखो सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स समझ लो या आइटम समझ लो, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ऐसे समझो ये जो फोर्स है एक टाइप से स्प्रिंग के जैसा है, जो क्या करता है, हर मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड किए हुए है, सबको बांधे हुए। अब इससे सर क्या होगा, सबको अगर वो बाइंड किए हुए तो इस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो मैंने कहा यार देखो कि अगर हम क्या करें भाई, इस पे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, इस पे मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो मैं पार्टिकल को खींच रहा हूँ, तो ठीक है ये बाहर थोड़ा सा निकल आएगा, लेकिन बाकी जो पार्टिकल है उसको वापस अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से फोर्स के हटाते ही वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये जो इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी आई, ये किस वजह से आई? ये सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स या एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ऐसा होता है। सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, देन लिक्विड्स, एंड ना के बराबर होती है गैसेस के अंदर। आई थिंक सो क्लियर होंगी ये बातें। अच्छा, इलास्टिक लिमिट क्या है? देखिए प्लास्टिक की खास बात क्या होती है, प्लास्टिक क्या होता है, आप खींच लो उसको, जैसी फोर्स को हटाओगे वापस नहीं आया, एज इट इज रह गया, वो प्लास्टिक ही तो है। आपको मैंने कहा देखो भाई एक बॉडी है, आपको आपको कहा एक बॉडी है, आपने उस पर कोई फोर्स लगाया, ठीक है सर, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से लेंथ मान लीजिए बढ़ गई, फोर्स हटाया तो वापस रिगेन कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, रिगेन कर रहा है। आपने फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज किया है, तो मान लीजिए पहले 10 न्यूटन से ये काम कर रहे थे, अब 20 न्यूटन पे चेक किया, 20 न्यूटन को हटाते हो तब भी वापस आ जाता है, 30 न्यूटन फोर्स लगाया, हटाया, वापस चला गया। लेकिन जैसे ही तुमने 31 न्यूटन फोर्स लगाया यार, वो वापस रिगेन नहीं कर रहा पूरी तरह से, यानी उसका जो बिहेवियर है वो प्लास्टिक होना स्टार्ट हो गया। तो कोई तो लिमिट होती होगी कि हम कितना अप्लाई करें फोर्स, कितना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, यानी अप टू विच मैं से बोल सकूं यार उस फोर्स की वैल्यू तक, उस वैल्यू तक तो वो इलास्टिक है, और अगर उस वैल्यू से ज़्यादा अगर लगा दिया जाए तो उसका नेचर कैसा हो जाए, प्लास्टिक नेचर हो जाए। तो भैया जी इसी लिमिट को ही हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इलास्टिक बॉडीज़ जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की शो करते हैं, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स तक करते हैं। उससे ज़्यादा फोर्स लगाते ही तो आप क्या देखोगे, फोर्स को हटाने पर बॉडी जो है ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ पाती। तो इसी डिफॉर्मिंग मैक्सिमम फोर्स जब तक वो वापस आ जाती है यार, इसी को इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। तो ऐसे समझ सकते हैं यार, इलास्टिसिटी की लिमिट, किस वैल्यू तक इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है, उसी चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं, ये चीज़ बोलते हैं। देखिए इलास्टिक फटीग क्या होती है, इलास्टिक फटीग, देखिए बार बार जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, हटाते हैं, वो रीगेन कर लेगा, फिर फोर्स लगाया, हटाया, रीगेन कर लिया, काम चलता रहा। लेकिन अगर बार बार ये काम रिपीट किया जाए तो वो जो मटेरियल है अपनी उस इलास्टिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देता है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे कम होती जाती है रिपीटेड एक्शन की वजह से। इस चीज़ को बेटा जी इलास्टिक फटीग कहा जाता है। इसके रीज़न हो जाते हैं, देखिए इसके बेस पे इलास्टिसिटी के इसी कंसेप्ट की वजह से आपको मैं बता दूं, जो ब्रिजेस हैं उनको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मतलब जो ब्रिज रहते हैं जनरली मेटल के बने होते हैं, आपको पता होगा, तो जब व्हीकल्स उन पे जाते हैं तो एक टाइप का वो आप मैं बता दूँ वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, जैसे ही व्हीकल गुजर जाता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रिज ये है काफ़ी नीचे चला जाता है, मतलब मोलिकुलर लेवल की बात करें तो ये चीज़ होती रहती है। लेकिन एक लंबे टाइम के बाद बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स लगना हटना, इसकी वजह से इलास्टिसिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो दिस में भी डेंजरस, वो जो है जो ब्रिज है वो टूट भी सकता है अगर लॉन्ग टाइम के बाद यूज़ करते रहें तो, इसलिए उसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाता है या उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो रॉन्ग रीडिंग्स देते हैं जब हम उसको यूज़ करते हैं लंबे टाइम तक। देखिए स्प्रिंग बैलेंस आपको पता है, उसमें स्प्रिंग कंप्रेस होता है, रिलैक्स होता है, बार बार कंप्रेशन रिलैक्स की वजह से इलास्टिक फटीग हो जाती है, इसलिए वो प्रॉपर रीगेन नहीं कर पाता है एंड उसका जो टाइम है वो गलत हो जाता है। वी आर एबल टू ब्रेक द वायर बाय रिपीटेड बेंडिंग। आप सबने देखा होगा यार, एक वायर है इस तरह से, मान लीजिए वायर है, आप उसको इस तरह से बेंड करते हैं, जब बेंडिंग की वजह से जहाँ से अपन उसको बेंड कर रहे होते हैं बार बार वो टूट जाता है। अगेन रीज़न टूटने का, देखिए जनरली एक बार वायर को तुम बेंड कर दो वो टूटेगा नहीं, इलास्टिसिटी है उसके पास, ठीक है, इधर की तरफ बेंड कर दो नहीं, लेकिन बार बार करने से इलास्टिसिटी कम होती जाएगी, प्लास्टिक रीजन आएगा, प्लास्टिक रीजन के बाद वो टूट जाएगा। तो दिस इज इलास्टिक फटीग। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझ लीजिए। देखिए कुछ चीज़ों पे जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और हटाते हैं, वो कुछ देर बाद आ तो जाता है अपने पोजीशन पे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाता है, कुछ डिले हो जाता है। टाइम डिले किसी सब्सटेंस का अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने में जो लगता है उसको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो सब में कुछ ना कुछ होता है यार, और परफेक्टली इलास्टिक में ना के बराबर मान के चलते हैं। ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये चैप्टर है पढ़ने लायक स्टार्ट होता है, कुछ छोटी छोटी सिंपल टर्म्स है, समझते जाओ, बहुत आसान है।
व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय स्ट्रेस, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वायर कंसीडर की, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मैंने आपको कहा देखो हमने इस वायर को खींचा, यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया एफ, लेट अस सपोज दिस फोर्स इज अवर अप्लाइड फोर्स, जो कि भैया हमने लगाया, हमने अप्लाई किया फोर्स, ठीक है। फोर्स की वजह से इसमें एक्सटेंशन आई, मान लीजिए वायर की लेंथ थोड़ी बढ़ गई, और जैसे ही मैं इस अप्लाइड फोर्स को, बेटा जी आप इसको डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इसके फॉर्म को, इसके शेप को बदल देता है, इसलिए डिफॉर्मिंग फोर्स भी तो बोलते हैं इसको। जैसे आप इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे, ये जो वायर है अपने आप रीगेन करेगा, यानी इसके अंदर एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, है ना बेटा जी। उसको मैं बोल सकता हूँ, उसको भी ऐसे लिखेंगे, वो क्या कहलाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहलाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, ऐसा फोर्स जो उसको वापस उसकी जगह पे लाना चाहता है, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे आप डिफॉर्मिंग को हटाओगे तब ये रीस्टोरिंग फोर्स आएगा और उसको वापस अपनी जगह पे लेके जाएगा। तो मैं आपको बोलता हूँ देखो ये डिफॉर्मिंग फोर्स और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है एक्चुअल में दोनों बराबर हैं। अगर मान लीजिए हम मान के चले प्रॉपर कंडीशन इक्विलिब्रियम की, तो ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो मैंने कहा ये रिस्टोरिंग फोर्स जो बना, जो वापस लेके जाना चाहता है पर यूनिट एरिया, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वायर का, दिस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बेटा जी इसी को स्ट्रेस कहा जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाने के बाद एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ रहा है पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेस, दैट इज एक्चुअली मीन बाय स्ट्रेस। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग के बराबर ही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सिंपल सा फॉर्मूला बनता है स्ट्रेस का फोर्स बाय एरिया। अब ये फोर्स कौन सा है, एग्जैक्ट मोर एग्जैक्ट बोलूँ तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, और वैसे ये अप्लाइड या डिफॉर्मिंग के बराबर है, तो डिफॉर्मिंग भी लिख सकते हो, और एरिया वो जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बिठा लेना है। यूनिट की बात करें तो फोर्स का आपको पता होगा न्यूटन मीटर होता है, और एरिया का फोर्स का न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा ही यूनिट है। और सीजीएस की बात करें तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मैं आपको याद दिलवाना चाहूँगा यही सेम यूनिट प्रेशर का भी होता है, प्रेशर का भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता है, फोर्स बाय एरिया, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी सी स्लाइड में। डायमेंशन फॉर्मूला बेटा जी बना सकते हो, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ कि यार फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो याद ही कर लो, m1 l1 t-2, बस एरिया का आपको पता है l2 से डिवाइड करना है, तो कुल मिला के जो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा इसका वो क्या बनेगा, m1 l माइनस m प्लस का 1 है बेटा जी, सो मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ। हाँ, m1 है, l-1 है और t-2, इस तरह से इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन सकता है, और आप यहाँ लिखा देख भी सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो पीडीएफ है वो आपको क्लास के बाद भेज दूंगा, ठीक है जी। चलिए अगला देखिए, जो स्ट्रेस डेवलप होती है बॉडी के, एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने, उसके बाद स्ट्रेस डेवलप होगी उसके अंदर। ये स्टेप जनरली जो है वो टू टाइप्स की होती है, जनरली 3 भी बना देते हैं कई बुक्स में इसके टाइप। तो मेन अपन 2 ही कैटेगरी में रखते हैं। पहली जो कैटेगरी है उसको नाम दिया गया नॉर्मल स्ट्रेस, अब नॉर्मल नाम से पता लग रहा हो जो परपेंडिकुलर हो। दूसरा है शेयर, या जिसको टेंजेंशियल बोलते हैं, शेयर शेप से रिलेटेड होता है, और टेंजेंशियल मतलब जो अलोंग टेंजेंट लगे। तो ये 2 टाइप हैं स्ट्रेस के, नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा शेयर, या आप टेंजेंशियल वर्ड यूज कर लो। अब पहली बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, तो आपको मैं बता दूं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उसको हटा दिया तो एक रिस्टोरिंग फोर्स आया पर यूनिट एरिया, एक स्ट्रेस आई, है ना जी, एक स्ट्रेस आई। अगर उस स्ट्रेस की अगर हम बात करें वो परपेंडिकुलर हो, वो नॉर्मली हो सरफेस के, यानी जो फोर्स है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगा हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको यही एग्जांपल दिया, देखो एक वायर है, आपने जो फोर्स लगाया वो परपेंडिकुलर है इस एरिया के। अगर आपको मैं बोलता हूँ जैसे एक डिब्बा है बेटा जी, आप उसको दबा रहे हो, लेकिन आपने जो फोर्स लगाया वो परपेंडिकुलर लगाया, आप एक बॉल को दबा रहे हो या खींच रहे हो, जब भी फोर्स जो है ना वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो तो वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। अब इसको भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल का जो रिलेशन है वो लेंथ से रिलेटेड है, और जो बल्क या वॉल्यूम आपको नाम से पता लग रहा है जिसका रिलेशन वॉल्यूम के साथ है। अब यानी नॉर्मल का भी जो फर्स्ट पार्ट है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या होता है, इट अकर ओनली सॉलिड। देखो यार लेंथ तो सॉलिड की बढ़ेगी, तो मुझे बताओ तार को तुम खींच के लंबा कर सकते हो, दबा के छोटा कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन लिक्विड की लेंथ थोड़ी बढ़ सकती है, गैसेस की लेंथ थोड़ी बढ़ सकती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिर्फ सॉलिड्स के केस में होती है, अदर किसी के केस में नहीं होती, और इसकी वजह से उसकी लेंथ ब्रेड्थ या हाइट में चेंज आ जाता है। क्लियर, डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है ना वो पैरेलल होता है लेंथ के, अगर तो वो लेंथ को बढ़ा देता है,
जैसे अगर मैं मानता हूँ, देखो लेंथ को मैं यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करता हूँ तो लेंथ इसकी नीचे की तरफ हुई, और अगर फोर्स भी तुम नीचे की तरफ ही लगाओगे तो लेंथ तो इंक्रीज होगी। वहीं उसका अपोजिट कि एरिया जो होता है हमेशा कैलकुलेशन के लिए लेते हैं वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। जैसे वायर्स की जनरली बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, और इसकी बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होती है ना, उससे लेंथ अगर बढ़ती है, इंक्रीज करें, खींच रही हो किसी चीज़ को, तब तो उसको टेंसाइल स्ट्रेस नाम दे देते हैं। और अगर मान लीजिए हम किसी को दबा रहे हैं तो यार उसकी लेंथ तो कम होगी, तब हम उसको कंप्रेशनल स्ट्रेस भी बोल देते हैं, टेंसाइल लंबाई बढ़ाने के लिए। और जब लंबाई छोटी कर रहे हो, किसी को दबा रहे हो, तो उसको कंप्रेशनल स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये नॉर्मल के ही तो टाइप थे, ठीक है, ये नॉर्मल के ही दो टाइप थे। आई थिंक सो ये चीज़ तुम्हें क्लियर होगी। मैं फिर यहाँ थोड़ा सा लिख के बता दूँ बेटा जी, आपको ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको कहा जो स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस को अपन ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। मेन पहला जो कैटेगरी है वो है नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है जी। दूसरा जो है उसको अपन शियर या फिर हम नाम देते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, शियर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। अभी जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसको भी हमने आगे दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक को हमने नाम दे रखा है लॉन्गिट्यूडनल, क्या नाम दे रखा है बेटा जी, लॉन्गिट्यूडनल। और दूसरे को नाम दे रखा है हमने बल्क या फिर वॉल्यूम, ठीक है जी। अब लॉन्गिट्यूडनल भी दो तरह का, अगर लंबाई बढ़ रही है, खींच रहे किसी को, तब तो वर्ड आ गया टेंसाइल, ठीक है। और अगर किसी को दबा रहे हैं तो कंप्रेसिव वर्ड आ जाएगा। ये चीज़ें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यही तो दे रखा है। आप अगर स्लाइड में देखिए तो यही सब कुछ ही तो लिखा हुआ है, कुछ अलग नया नहीं लिखा हुआ। अब दूसरी कैटेगरी पे चले, बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस वाला। ये सॉलिड्स में भी होती है, लिक्विड में भी, गैसेस में, क्योंकि यार वॉल्यूम चेंज करने की बात हो रही है, दबाने की बात हो रही है, तो सॉलिड लिक्विड गैस सब में हो सकती है। और इन केस ऑफ फ्लूइड्स बल्क स्ट्रेस कैन बी फाउंड, और खासकर फ्लूइड्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड्स फिर भी थोड़े कम कंप्रेस होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेस होती है, तो ये ज़्यादा फ्लूइड्स में मिलती है। इट प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम, इससे वॉल्यूम में चेंज आता है, डेंसिटी में चेंज आता है, शेप एज इट इज रहता है। जैसे तुम्हें बोलूँ एक बॉल का जो शेप है वो स्फेरिकल है, हमने चारों तरफ से इसको ऐसे दबाया, मतलब नॉर्मली फोर्स लगाया, तो इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन अभी भी तो ये स्फीयर है, नॉर्मल स्ट्रेस होगा इसके अंदर, लेकिन शेप इसका स्फीयर का स्फीयर ही है। तो डेंसिटी में भी ज़्यादा होगी क्योंकि वो डेंस हो चुका है पास लाने से, वॉल्यूम शायद कम हो गया, लेकिन शेप वही का वही है। डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है वो उसमें भी नॉर्मली होता है, 90 डिग्री पे फोर्स है, कहीं भी चेक कर लेना तुम इसको। तो एरिया कौन सा लेंगे इस बार, सरफेस एरिया लेंगे बेटा, क्योंकि वायर तो है नहीं कि क्रॉस सेक्शन एरिया ले ले, तो ये जो सरफेस का एरिया है वही कंसिडर करेंगे। एंड इट इज इक्वल्स टू द चेंज इन प्रेशर, ये चेंज इन प्रेशर के ही बराबर होता है, ठीक है। अब चेंज इन प्रेशर के क्यों होता है बेटा जी, देखो फोर्स बाय एरिया आपको पता है स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस पे, एरिया इसका सरफेस एरिया, और फोर्स बाय एरिया आपको पता होगा प्रेशर भी कहलाता है, प्रेशर के बराबर हो जाता है जनरली। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो दूसरी कैटेगरी जो थी आपको पता होगा शियर या टेंजेंशियल, अब नाम से पता लग रहा होगा, जिसमें जो एंगल है वो 0 डिग्री हो, जो फोर्स है वो अलोंग टेंजेंट लग रहा हो, जिससे शेप में चेंज आए। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये कोई एक बॉक्स देख रहे हो, नीचे से फिक्स है, ऊपर से क्या किया हमने, उसके ऊपर वाले सरफेस के टेंजेंशियल एक फोर्स एफ लगाया, जिससे नीचे से तो हिला नहीं, ऊपर से थोड़ा खिसक गया। अब अगर आप रोटेड लाइन देख पा रहे हो तो आपको शायद पता लग रहा होगा इतना थीटा एंगल पे चेंज आ गया, शेप उसका चेंज हो गया। इस तरह की जो स्ट्रेस होगी, देखो आपने तो ये एफ फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स हटाओगे तो एक अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा पर यूनिट एरिया, दैट इज शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस। हियर ध्यान रखना डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है वो टेंजेंशियल होता है फेस के। एरिया कौन सा कैलकुलेशन का लेंगे, देखो ये जिस पे फोर्स लगाया ये ऊपर वाला एरिया लेंगे हम, इससे शेप में चेंज आता है, वॉल्यूम उतना का उतना रहता है, शेप में तो चेंज आया। अब क्या डिफरेंस है प्रेशर के बीच में और स्ट्रेस के बीच पे, दोनों का ही फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, लेकिन फर्क है प्रेशर हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही होता है एरिया के, लेकिन आपको पता है स्ट्रेस जो है नॉर्मल भी हो सकता है, टेंजेंशियल भी हो सकता है, दो टाइप है। प्रेशर का मतलब हमेशा कंप्रेसिव नेचर ही होता है, दबाना ही होता है, लेकिन स्ट्रेस आपको पता है कंप्रेसिव भी हो सकती है, टेंसाइल भी हो सकती है, मतलब जहाँ पर इंक्रीज हो क्या लेंथ, जैसे वायर को खींचने वाला केस। तो ये इनके बीच में मेन सा डिफरेंस है। एंड नाउ स्ट्रेस के बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्ट्रेस की डेफिनेशन, उसके टाइप, यूनिट तो हो ही गया था, डायमेंशन भी हो गया था, ऐसे ही स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन, अब जब आपने यार किसी वायर को खींचा या वायर को दबाया या किसी लिक्विड को कंप्रेस किया, हर केस में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। लेट अस सपोज एक जो वायर है उसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, और जैसे ही हमने उस पर फोर्स लगाया उसकी लेंथ कुछ एक्स्ट्रा होगी, डेल्टा एल चेंज आ गया,
तो दिस चेंज, ये जितना चेंज आया डिवाइड बाय जितना ओरिजिनल वैल्यू था, इसी रेशियो को स्ट्रेन कहा जाता है। आप ऐसे बोल सकते हो रेशियो किसका, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन वर्ड का मतलब हो सकता है लेंथ से या वॉल्यूम से या शेप से, ठीक है। कितना चेंज आया डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, कंपैरिजन ही तो हो रहा है, इसको स्ट्रेन कहा जाता है। और जरा ध्यान दीजिए ये स्ट्रेन में कंपैरिजन हो रहा है, ऊपर क्या है, ऊपर तो लिखा हुआ है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एट लेट अस सपोज कॉन्फ़िगरेशन में अपन लेंथ की बात कर रहे हैं, तो इट मीन हुआ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना जी, ओरिजिनल लेंथ। तो यानी ऊपर और नीचे तो सेम टाइप की क्वांटिटीज हैं, अगर ऊपर मीटर में लिखा जाएगा तो नीचे वाला भी मीटर में होगा, अगर ऊपर वाला अपन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं मीटर क्यूब तो नीचे भी मीटर क्यूब होगा, तो यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ना ही इसका डायमेंशन है। तो बहुत अच्छी एक बात पता लगी, स्ट्रेन का ना ही डायमेंशन होता ना ही यूनिट होता, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये भी आगे 3 तरह की होते हैं फर्दर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन, नाम से आइडिया लग रहा होगा, लेंथ से रिलेटेड, आप किसी वायर को खींच रहे हो तो लेंथ में कितना चेंज आया डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर लीनियर में भी ध्यान देना, अगर क्या आपको कहा जाए कि लीनियर स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, आप नीचे खींच रहे हो और लेंथ भी नीचे की तरफ बढ़ रही है, तब हम इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोल देते हैं। इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स, अगर परपेंडिकुलर टू द फोर्स चेंज हो उसको लेटरल स्ट्रेन बोल देते हैं। सर लेटरल स्ट्रेन समझा नहीं, मैं आपको बोलता हूँ यार एक वायर को तुमने ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगा के खींचा, तो सर बिल्कुल ठीक है, तो आपने देखा यार उसकी जो लेंथ है वो इतनी बढ़ गई, डेल्टा एल चेंज है। क्या आप भूल गए इसकी रेडियस में भी तो चेंज आ सकता है, ये रेडियस भी तो कम आएगी, कम हो जाएगी, अब ये जो रेडियस है बेटा जी कम रह जाएगी, तो ये जो रेडियस का चेंज होगा ये फोर्स के तो परपेंडिकुलर है। अगर आप रेडियस के चेंज की बात करें तो बेटा जी रेडियस तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए है, तो ये परपेंडिकुलर अगर साइड में कोई चेंज होता है उसको लेटरल स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। देन सेकंड टाइप इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वही सेम किसी को दबा रहे हैं उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो वही चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल देंगे। और अगर तीसरे टाइप की बात करें तो वो है हमारा शीयर स्ट्रेन, वही शेप वाला, आपको याद होगा हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया था, शेप चेंज हो गया था, लेटर थीटा एंगल से ये खिसक गया था, बस इसी थीटा एंगल को शेयर स्ट्रेन कहा जाता है, थीटा एंगल को शेयर स्ट्रेन कहा जाता है। या आप ऐसे लिख सकते हो ये कितना चेंज इन लेंथ आया, मैं आपको एक डायग्राम से थोड़ा सा समझा देता हूँ इस चीज़ को, ताकि आपको चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए ये इस तरह से एक बॉक्स था पहले, कुछ इस तरह से समझ लो या तुम बॉक्स को, ये नीचे वाली साइड से फिक्स है, अब इस साइड से मान लीजिए फिक्स है, ये नहीं हिल सकता इस साइड से। अब इस पे भैया क्या लगा दिया हमने, एक फोर्स लगा दिया टेंजेंशियल, तो इस तरह से फोर्स लगा दिया टेंजेंशियल फोर्स। अब इससे क्या हुआ यार, ये थोड़ा सा खिसक के आगे की तरफ हो गया डिब्बा, एक डिब्बा खिसक के कहाँ हो गया बेटा जी, आगे की तरफ हो गया। तो चलो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं किसका वो डिब्बा। तो ये वाली साइड थोड़ी सी बढ़ गई आगे इतनी मान लीजिए, और ये साइड भी थोड़ी सी बढ़ गई इतनी आगे, तो यानी ये अब डिब्बा कुछ आपके पास इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, डिब्बा बेटा जी खिसक के आगे की तरफ निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये वाली साइड जो थी, ये मान लीजिए ए बी साइड थी, ए बी साइड खिसक के थोड़ा टेढ़ा होगी, ए बी डैश बन गई, तो ये थीटा एंगल चेंज है, थीटा लिखो या फाई लिखो, इसी एंगल को अपन क्या बोल देते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। और कैसे निकाले, ये लेंथ में जितना चेंज आया, ये मान लीजिए अगर x है और ये जो साइड है मान लीजिए l है, बस इसी x बाय l को, ये जो फाई है ये इसी x बाय l को अपन शियर स्ट्रेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा जी, शियर स्ट्रेन। ये सारा इसमें दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा, व्हेन अ बीम इज बेंट बोथ कंप्रेशन एंड एज वेल एज एक्सटेंशन स्ट्रेन इज प्रोड्यूस। यार देखो जब आप किसी रोड को ऐसे मोड़ते हो, देखो एक साइड जो इसकी इधर वाली है वो बढ़ गई और इधर वाली कंप्रेस होगी, तो यहाँ एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों चीज़ एक साथ मिल जाती हैं बेंडिंग के टाइम पे। चलिए जी अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, एक ग्राफ बनाया गया। ग्राफ से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा लो बताना चाहता हूँ, एक लो बताना चाहता हूँ, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ठीक ठाक सा है, आपको पता होना चाहिए। वो है हुक्स लो, वो है बेटा जी हुक्स लो। हुक्स ने एक लो देखा, क्या देखा उसने, यार आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो यानी उसमें स्ट्रेस आएगी, तो स्ट्रेस है तो यार स्ट्रेन भी तो आएगी, जब आप फोर्स लगा रहे हो तो चेंज तो आएगा ही आएगा। तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये स्ट्रेस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के।
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन कहा विद इन इलास्टिक लिमिट, ये काम विद इन इलास्टिक लिमिट कर रहे हो। अगर आपने उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज हुक्स लॉ। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट भी आएगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आया, ई से लिख देते हैं यहाँ पर अपन उसको, और इस कांस्टेंट का भी एक नाम है, इस बेटा जी कांस्टेंट को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये 3 तरह के होते हैं, आगे आपको पता लग जाएगा। अभी फिलहाल के लिए याद रखिए, हुक्स लॉ का मतलब है स्ट्रेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना स्ट्रेन के। और अगर मान लीजिए कहा जाए यार, अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ये इधर स्ट्रेस दिखा रहा हूँ और इधर मान लीजिए स्ट्रेन दिखा रहा हूँ, और तुम्हें कहा जाए उनका ग्राफ एकदम सीधा आ रहा है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। हुक्स लॉ यहाँ पर जो है ना वो वैलिड है, एलिजिबल है, इसका यही मीनिंग है। ठीक है, अब एक ना ग्राफ प्लॉट किया गया अलग अलग मटेरियल्स के लिए और एक कॉमन सा रिजल्ट निकाला। ग्राफ था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो जब ग्राफ बनाया जाता है, देखिए इफ वी इंक्रीज द लोड ग्रेजुअली, देखिए एक वायर का एग्जांपल लिया गया इस ग्राफ को बनाने के लिए, और वायर पे धीरे धीरे लोड बढ़ा रहे थे, चेक किया गया। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं स्ट्रेन आता है, लेकिन वो लाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट बनती है ग्राफ में। यानी इस रीजन में आप क्या देखते हैं कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन की। हुक्स लॉ बड़े अच्छे से जो है ना वो ओबे हो रहा है, और हम ये काम करते रहते। एक पॉइंट ऐसा होता है बी, एक पॉइंट आपका ऐसा होता है बी, उस रीजन तक इलास्टिसिटी होती है, लेकिन हाँ ए से लेके बी रीजन के अंदर हुक्स लॉ ओबे नहीं होता, थोड़ा सा कर्वनेस आ जाती है। फिर एक ऐसा पॉइंट होता है सी, जहाँ तक बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा जो इलास्टिक नेचर शो कर सकती है। यानी आप समझ सकते हो कि इस पॉइंट के बाद क्या है, स्ट्रेस जो है वो अप्लाई कर दो, लेकिन स्ट्रेन थोड़ी सी ज़्यादा आने लग जाती है, इसको यील्ड पॉइंट कहा जाता है। एंड एक पॉइंट ऐसा होता है बेटा जी डी पॉइंट, जिसको कहा जाता है, इसको ब्रेकिंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है किसी ऑब्जेक्ट की जिसको वो सह सकता है टूटे बगैर। और ई पॉइंट क्या होता है बेटा जी, ई पॉइंट होता है ब्रेकिंग पॉइंट, यानी जिसपे वो चीज़ टूट जाती है। अब इसका यार क्या मीनिंग है मैं तुम्हें बताऊं, देखो बी पॉइंट इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी, कि बी पॉइंट तक तो जो कोई बॉडी है वो इलास्टिक है। अगर किसी का ग्राफ बी पॉइंट तक है तो मतलब वो इलास्टिक है, और अगर किसी का सी पॉइंट तक ग्राफ है तो मतलब इलास्टिक के बाद जो है ना उसका प्लास्टिक नेचर स्टार्ट हो गया। सी पे प्लास्टिक नेचर अच्छा खासा स्टार्ट हो गया, और प्लास्टिक नेचर भी अप टू डी पॉइंट तक रहेगा, और डी पॉइंट के बाद थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगा दोगे वो चीज़ टूट जाएगी। इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेस पे ऐसे ग्राफ बनाया गया, और ग्राफ के बेसिस पे मटेरियल को क्लासिफाई किया। अब जस्ट थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए यार, ब्रिटल मटेरियल किनको कहा जाता है। देखिए ब्रिटल इन द सेंस ऐसे समझो जिनके पास प्लास्टिक रीजन तो हो ही ना, जब तक रिजिड है, अच्छे हैं, इलास्टिसिटी है, थोड़ा बहुत फोर्स लगाओ शेप मेंटेन कर रखा है, थोड़ा सा ज़्यादा लगाओ सीधा टूट जाते हैं। यानी जिनका इलास्टिक रीजन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिनका इलास्टिक रीजन जो है ना बेटा जी काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसके जस्ट बाद, इलास्टिक रीजन के जस्ट बाद उनका ब्रेकिंग पॉइंट होता है, जल्दी से टूट जाते हैं। तो प्लास्टिक रीजन इनका बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल, आप देख सकते हो, तो ये ब्रिटल होते हैं। जैसे कास्ट आयरन है, जैसे आप ब्रिक समझ सकते हैं, ईंट है, जैसे ग्लास है, कांच है। ग्लास जो है आप देखो, जैसे हथौड़ा मारोगे वो सीधा टूटेगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मारोगे नहीं टूटेगा, थोड़ा सा जोर लगाओ वो पूरा टूट ही जाएगा। ऐसा थोड़ी कि वो जो कांच है थोड़ा पतला हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, प्लास्टिक रीजन तो है ही नहीं। लेकिन डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिनके पास प्लास्टिक रीजन अच्छा खासा होता है। यानी इस केस में बेटा जी प्लास्टिक रीजन जो है वो अच्छा खासा होता है, यानी हम इस पर स्ट्रेस लगाएं, मतलब पीटते जाएं इनको, तो ये टूटे ना, बस पतला होता जाए, इनमें स्ट्रेन ज़्यादा आते जाए। अब आपको पता होगा, आपने 10th अप टू 10th क्लास में डक्टिलिटी पढ़ी होगी, अरे वही डक्टिलिटी है। स्टील के पास अच्छी खासी होती है, गोल्ड के पास अच्छी होती है, मेटल्स के पास जनरली डक्टिलिटी होती है। आप उसको पीटोगे, बीट करोगे, तो आप देखो जैसे हथौड़ा मारोगे वो अपनी रीगेन थोड़ी करेगा, प्लास्टिक नेचर रीगेन करना तो इलास्टिसिटी होता है, रीगेन नहीं करेगा, वो ऐसा ही पिचका रह जाएगा, स्ट्रेन एज इट इज रह जाएगी। प्लास्टिक नेचर इंडिकेट कर रहा है, पीटते जाओ वो पतला होता जाएगा, यानी प्लास्टिक नेचर तो काफ़ी ज़्यादा है उसके पास। हाँ टूटता है, एक लिमिट के बाद टूट भी जाता है। तो इस अगर प्लास्टिक रीजन ज़्यादा हो तो वो डक्टाइल है। व्हाट आर इलास्टोमर? यार इलास्टोमर एक बड़ी स्पेशली कैटेगरी है जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, लेकिन इसकी इलास्टिसिटी अच्छी खासी होती है। जैसे रबड़ होता है, जैसे हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन आर्टरीज होती हैं, वो भी काफ़ी इलास्टिक होती हैं, इलास्टोमर्स कैटेगरी के अंदर आती हैं। इनका स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, लेकिन अच्छी खासी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है इनके पास। नो प्लास्टिक रीजन इनकी, और नो ब्रेकिंग पॉइंट, नज़दीक नहीं होते, दोनों दूर दूर रहते हैं। अच्छे, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। अब हुक्स लॉ मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, हुक्स ने चेक किया यार, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की विद इन इलास्टिक लिमिट, ये ध्यान रखना, विद इन इलास्टिक लिमिट ऐसा होता है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ भी एकदम सीधा होगा।
अच्छा, स्ट्रेस और स्ट्रेन को प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट आया था, आपको याद होगा, है ना। उस कांस्टेंट को अपने क्या नाम दिया था, उसको नाम दिया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम दिया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, ये भी आइडिया लग गया आपको, क्योंकि स्ट्रेस जो था वो किसके बराबर था, एक कांस्टेंट आया था इनटू स्ट्रेन था, तो यहाँ से ई अगर हम निकाले तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ही तो है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। और एक बात बताओ तुम्हें, स्ट्रेन का तो अपना कोई यूनिट नहीं होता, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक का डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट सेम होते हैं सेम एज ऑफ स्ट्रेस। जो आपने फॉर्मूला, जो आपने यूनिट, सॉरी फॉर्मूला नहीं बोलूँगा, जो आपने यूनिट स्ट्रेस का पढ़ा वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का है। जो आपने डायमेंशन फॉर्मूला स्ट्रेस का पड़ा वही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का सेम होगा। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल के नेचर पे, जो हमने बॉडी ली है उसके नेचर पे, है ना। ये डिपेंड करता है यार आप उस पर किस तरह का फोर्स लगा रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्स कैसा है, टेंजेंशियल है, लॉन्गिट्यूडनल है, कैसा है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी यार, आसपास का टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर कितना है। इट्स वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑन द डायमेंशन, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता बॉडी के, ई का वैल्यू ये कांस्टेंट है, ये नहीं डिपेंड करेगा। आप सोचो कि एक लोहे का छोटा टुकड़ा लो, एक बड़ा टुकड़ा लो, यार मटेरियल का नेचर तो वही है ना, अगर टेम्परेचर वही है तो शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। तीन तरह के होते हैं बेटा ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस, और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बहुत आसान है इनको याद करना भी, बहुत आसान है। तो वन बाय वन याद करने से पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में तुम्हें बता देता हूँ, ये तीनों ही कोफिशिएंट्स के बारे में आइडिया दे देता हूँ। देखो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जब हमने स्ट्रेस पढ़ा तो मैंने आपको स्ट्रेस के जनरली दो टाइप बताए थे, एक तो नॉर्मल बताया था और एक आपको याद होगा हमने शियर या जिसको हमने नाम दिया था टेंजेंशियल, ये दो टाइप पढ़े थे। अब नॉर्मल में भी दो चीज़ें आपको मैंने बताई थी, एक तो आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा आप मुझे बता ही सकते हो, दूसरा मैंने बताया था वॉल्यूम वाला, वॉल्यूमेट्रिक या बल्क जिसको नाम दिया था, वॉल्यूम या फिर बल्क नाम दिया था, है ना जी। और ये तो एक ही है टाइप, कोई ज़्यादा नहीं है। स्ट्रेन के हमने तीन टाइप पढ़े, अभी भी मैंने बताया। स्ट्रेन के पहला जो होता है बेटा जी वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, जो कि लेंथ से रिलेटेड था, लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था, वॉल्यूमेट्रिक, और तीसरा शियर स्ट्रेन था। ये तीन ही तो होते हैं ना स्ट्रेन के टाइप। अगर मैं आपको बोल दूं यार हम क्या करें, इन दोनों का रेशियो लें, जैसे सुना, इन दोनों का रेशियो लें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इस रेशियो को बोल दिया जाता है बेटा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये पहला टाइप है इलास्टिसिटी का, है ना। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरह के होते हैं, कोफिशिएंट इन दोनों को डिवाइड करने से तो आता है। तो पहला टाइप क्या मिला, यंग्स मॉडुलस। दूसरा, अगर मैं वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस को डिवाइड कर देता हूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ, तो भाई साहब इनका भी तो एक रेशियो बना, बिल्कुल सर, इनका जो रेशियो बना उसको हमने नाम दे दिया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा टाइप बन गया। अच्छा, तीसरा अगर मैं बनाऊँ, देखो शियर या जिसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोला था, इसका अगर मैं क्या करता हूँ शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेन के साथ रेशियो देखता हूँ, तो भैया इन रेशियो को अपन क्या नाम दे देंगे, या तो शियर मॉडुलस बोल देते हैं इसको, शियर मॉडुलस बोल देते हैं बेटा जी, या शियर मॉडुलस का एक और नाम है, इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्योंकि शेप से रिलेटेड है ना, तो रिजिडिटी का कंसेप्ट आता है। तो बेटा जी तीन इसके टाइप आ जाते हैं, एक, दो और तीन, ये तीन टाइप आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा। वन बाय वन पढ़ेंगे, यंग्स, बल्क और स्ट्रेन को, थोड़ा थोड़ा आइडिया है, मतलब ये चैप्टर मतलब खत्म हो जाएगा, वन शॉट में हम इसको पूरे को कर लेंगे। जैसे सबसे पहले आता है यंग्स मॉडुलस, जनरली वाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वही अभी बताया मैंने कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, या नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर ही तो होता है ना, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल के अंदर भी कौन सा, मैंने आपको बता दिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का तो सिंपल वही फोर्स बाय एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब ये सारी टर्म्स है क्या, देख लो, मान लीजिए आपको बोला जाए यार एक वायर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इसकी जो लेंथ है बेटा जी वो एल है। आपने क्या किया, इस वायर पे एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, एफ नाम से लगा दिया, है ना। इसको हटाएंगे, रिस्टोरिंग भी आएगा, और इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई, ये मटेरियल जो है इसकी लेंथ में कुछ चेंज आ गया, है ना। तो ये मान लीजिए लेंथ पहले एल थी इतनी, और अब बढ़ के डेल्टा एल और आ गई, तो बस यही। या फिर इसको अगर मैं कैपिटल एल लिख देता हूँ बेटा जी, तो इसको मैं स्मॉल एल लिख देता हूँ, चेंज इन लेंथ को। तो अगर मैं स्ट्रेस तुमसे पूछूँ तो स्ट्रेस होगा फोर्स बाय एरिया, एरिया ही क्रॉस सेक्शन का, है ना। और स्ट्रेन क्या होगी, लेंथ जो बदी है, ये चेंज हुई है जो एल है, ओरिजिनल कितने, डेल्टा एल,
ओरिजिनल है कैपिटल एल। तो बेटा जी इसी रेशियो को अपन यंग्स मॉडुलस बोल देते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँ यंग्स मॉडुलस के बारे में मेन बात याद रखना, यंग्स का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि सॉलिड्स की ही लेंथ चेंज हो सकती है, ओनली फॉर सॉलिड्स होता है। दूसरी बात याद रखनी है कि अगर किसी के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा है तो यानी वो इलास्टिक ज़्यादा है, इलास्टिसिटी उसकी प्रॉपर्टी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ये याद रखना है थोड़ा सा माइंड में। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है बेटा जी बल्क मॉडुलस। मैंने बता दिया बल्क मॉडुलस क्या होता है ना। नॉर्मल स्ट्रेस में कौन सी वॉल्यूम वाली है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ जो रेशियो होता है वही फोर्स बाय एरिया डिवाइड बाय डेल्टा वी बाय वी। यहाँ बोले सर माइनस क्यों लगाया यार, यहाँ पर बात कंप्रेशन की हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा इसलिए इसके साथ माइनस लगा दिया। तो जनरली इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स वाले बी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मूला आई थिंक सो क्लियर होगा। और फोर्स बाय एरिया को प्रेशर भी लिख सकते हैं, आपको याद होगा प्रेशर के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो आपके पास बल्क मॉडुलस किसके बराबर आता है, माइनस का पी यानी प्रेशर, ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम, माइनस इंडिकेट कंप्रेसिव इन नेचर। और एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है इसका जो रेसिप्रोकल है इसको कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, या आप याद रखिए बेटा जी इसको, क्या कि अगर हम बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल करते हैं 1/k करते हैं, इसको कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। यानी जिस बॉडी का बल्क मॉडुलस ज़्यादा है वो कम कंप्रेस हो सकती है, या जिसका बल्क मॉडुलस कम है वो ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है। अब सोचो जरा, बल्क मॉडुलस का कंसेप्ट क्या सॉलिड में होता है दबाने वाला, सॉलिड्स को भी दबाया जा सकता है, लिक्विड्स को भी और गैसेस को भी। यानी इसका कंसेप्ट सॉलिड्स के लिए भी वैलिड है, लिक्विड के लिए भी वैलिड है और ये गैसेस के लिए भी वैलिड है। एक बात तो पता लगी। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा बल्क मॉडुलस की कंडीशन किस में मिलेगी, अब गैसेस सबसे ज़्यादा कंप्रेस होती है तो यानी इसके लिए बल्क की वैल्यू सबसे कम होगी, और सॉलिड सबसे कम कंप्रेस होते हैं इसके लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, है ना। आइडिया लगा सकते हो, यूनिट वही है, जो यूनिट स्ट्रेस का है वही सारा यूनिट इनका चलेगा, कोई अलग यूनिट नहीं चलेगा। एंड तीसरी कैटेगरी आपको पता होगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको जनरली ईटा से लिखते हैं, कई किताब में जी से लिखा होता है, कोई फिक्स रूल नहीं है यार, यही सिंबल लगाना है बस। सिंपल पता हो क्या है, शेयर स्ट्रेस का शेयर स्ट्रेन के साथ रेशियो, बस इतना ही, ना कोई फॉर्मूला और ना ही कुछ करना। बस याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है ओनली सॉलिड्स के लिए, क्योंकि यार सॉलिड्स ही अपना शेप चेंज कर सकते हैं, लिक्विड और गैस नहीं कर सकते। तो कुल मिला के कंक्लूजन में हमें एक बात तो सीखने की मिली, ये जो तीन मॉडुलस है ना, एक तो है हमारे पास यंग्स मॉडुलस, दूसरा कौन सा है बल्क मॉडुलस, तीसरा है शेयर जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा। ठीक है, तो तीनों की अपनी अपनी खास बात है। इसको जैसे y से लिखा, इसको हमने जैसे k से लिखा, उसको हमने नीटा से लिखा इन नोट्स के अकॉर्डिंग। तो बेटा जी मैं आपको बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है, इनकी वैलिडिटी की बात करें तो ये होता है वैलिड सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए, ये सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैसेस के लिए भी, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, सॉलिड्स के लिए वैलिड होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ y की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी इंडिकेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर आया था कि के जितना ज़्यादा होगा उतना वो कम कंप्रेसिबल है, के अगर कम होगा तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पर शेयर मॉडुलस इंडिकेट करता है शेप को या रिजिडिटी को इंडिकेट करता है, यानी जितना नीटा ज़्यादा होगा इट मीन उतना ज़्यादा वो रिजिडिटी को इंडिकेट करेगा, रिजिडिटी रिजिड होना, कठोर होना। ये कुछ टर्म्स हैं, आपको आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। इलास्टिसिटी नाम की जो प्रॉपर्टी है जो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है, उसको चेंज किया जा सकता है। कैसे, पहला तरीका है हैमरिंग या रोलिंग। आप किसी को हैमरिंग पीट लो या रोल बना के, इससे जस्ट होता क्या, क्रिस्टल जो होता है ना वो ब्रेकअप हो जाते हैं, छोटे यूनिट्स में हो जाते हैं, और साथ ही साथ क्या है इससे उनकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूसरा है एनिलिंग का प्रोसेस, एक्चुअल में मेटल्स को एनिल किया जाता है, आपको पता होगा, पहले गर्म करना फिर एकदम ठंडा करना धीरे धीरे। इससे भी क्या होता है जो उनकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है वो कम होती जाती है। टेम्परेचर से बिल्कुल किया जा सकता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाता है, पार्टिकल मतलब पहले पास पास थे, अब हीट दे दी तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई, थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके बीच का फोर्स कम होता है, तो फोर्स कम होगा तो यार इलास्टिसिटी तो डिक्रीज होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलास्टिसिटी कम होती है। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनकी इलास्टिसिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे इनवार, एक एक्चुअल में स्टील का एक अलॉय है इनवार, इस पर इलास्टिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स वाई इसका यूज़ किया जाता है पेंडुलम क्लॉक्स के अंदर, वो नीचे जो बोब बना होता है उसको बनाने के लिए। इम्प्योरिटीज ऐड करने से भी हो जाता है, इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है हालांकि कौन सी इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। ड्यू टू इम्प्योरिटी मटेरियल जो इलास्टिसिटी वो बढ़ भी सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है कि यार इम्प्योरिटी कौन सी है। ओवरऑल कंक्लूजन निकाले तो यार टेम्परेचर वाला पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसके अलावा बाकी ठीक ठीक से हैं, मतलब पढ़ लो तो पढ़ लो, अदरवाइज छोड़ सकते हो तो बिल्कुल। ठीक है, ये इलास्टिसिटी के यार कुछ कंसेप्ट थे। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँ तो मैं यार जनरली हमारे माइंड में मिसकंसेप्शन होता है कि यार रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है, नहीं, सॉलिड चीज़ें ज़्यादा, जैसे खासकर स्टील सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है उनके पास, रबड़ वगैरह ये इलास्टोमेर की कैटेगरी के अंदर आते हैं।
ठीक है। आई थिंक सो यहाँ तक की बातें क्लियर है, आपको समझ आ गया होगा। तो ये वन शॉट में हमने पूरा का पूरा सॉलिड्स का इलास्टिसिटी का कंसेप्ट खत्म कर दिया है। तो आई थिंक सो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में वन शॉट के अंदर ही मैं आपको बता दूं, वन शॉट के अंदर ही हम फ्लूइड्स का टॉपिक खत्म करेंगे। फ्लूइड्स में हम पढ़ लेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, मैं तुम्हें बता दूं। एंड उससे जो आगे वाली वीडियो रहने वाली है भाई साहब, उसके अंदर हम पढ़ेंगे किस चीज़ को, जरा सोचो किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं हम। उनके अंदर सरफेस टेंशन, ऐसे धीरे धीरे एक एक वीडियो में ऐसे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी यार लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको इस चैनल पे, चिंता ना करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।